हेलो एवरीवन, न्यूटन सेकेंड लॉ के ऊपर हम लोग काफ़ी रिसर्च कर चुके हैं, काफ़ी उसके एस्पेक्ट को हम लोग अभी तक समझ चुके हैं। बट फॉर्मूला तो एक ही था, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। लॉ को हम तीन टुकड़े में समझे थे। द चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स। एंड पहला था व्हेनेवर एन फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी और ए सिस्टम ऑफ मासेस दैट अंडरगोज ए चेंज इन मोमेंटम। तो आज हम लोग इस पार्ट में थोड़ा सा इंपोर्टेंस देंगे। फॉर ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी और सिस्टम ऑफ मासेस, यू कैन से द फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। फिर उसे चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, यू से इट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम। ये हमें मालूम है, कोई नयापन इसमें नहीं। अच्छा, तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम को हम कैसे समझ सकते हैं? चेंज इन मोमेंटम मीन्स फाइनल मोमेंटम mv2 माइनस mv1 इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम, जिसमें से m कॉमन चला जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा, v2 माइनस v1 बाई डेल्टा टी। और v2 माइनस v1 बाई डेल्टा टी को क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। तो आप कहोगे द फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। लेकिन ऐसे आप कब कहोगे? जब मास कांस्टेंट था और आप मास को कॉमन ले पाए। ऐसा भी केसेस हो सकते हैं, अगर मास इज कांस्टेंट एंड v चेंजिंग, तब होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन कब होता है? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। कोई बॉडी का मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी बदल रहा है। सर ऐसा भी हो सकता है क्या, कोई बॉडी मूव कर रहा है, उसका मास बदल रहा है? यस, क्यों नहीं हो सकता? सपोज यू आर पुलिंग ए पीस ऑफ मैग्नेट बाय मींस ऑफ ए थ्रेड ऑन ग्राउंड। As it slides on ground, more and more small iron particles go on sticking to it. The mass is also changing, is not it? और suppose किसी एक बड़े से बीकर में कुछ पानी है और इसमें एक होल है, आप उसको ढकेल के ले रहे हो। जब ढकेल के ले रहे हो, उसमें से पानी लीक करके बाहर जा रहा है। Yes, mass of the body is changing. So if mass is constant, मास इज कांस्टेंट, तो हम कहेंगे अगर मास कांस्टेंट है तब हम कहेंगे m इज इक्वल टू dv बाई dt और मास इनटू एक्सीलरेशन, m इनटू dv बाई dt, दैट इज m इनटू एक्सीलरेशन। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन कब होता है? तब होता है जब बॉडी का मास कांस्टेंट है। नहीं तो अगर मास कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, सपोज मास इज चेंजिंग, v इज कांस्टेंट, देन हम क्या लिखेंगे? फाइनल मोमेंटम, फाइनल मास इनटू वेलोसिटी माइनस इनिशियल मास इनटू वेलोसिटी। अब मास कॉमन नहीं जाएगा, v कॉमन चला जाएगा, क्या मिलेगा? m2 माइनस m1 बाई डेल्टा टी। ये जो डेल्टा m बाई डेल्टा टी आया, ये क्या है? डेल्टा m बाई डेल्टा टी को आप कह सकते हो रेट ऑफ चेंज इन मास, रेट ऑफ चेंज इन मास। किसका? जो बॉडी मूव कर रहा है। सपोज कोई रॉकेट जा रहा है, रॉकेट को हम छोड़ दिए अंतरिक्ष में और कंटिन्यूअसली वो क्या कर रहा है? गैस एग्जॉस्ट कर रहा है। गैस एग्जॉस्ट कर रहा है ना, तो रॉकेट का मास घट रहा है कि नहीं घट रहा है? सो एज इट इज एग्जॉस्टिंग सम हॉट गैस, तो उसका मास तो घट रहा है, तो उसके लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है तब भी फोर्स क्या हो जाएगा? v डेल्टा m बाई डेल्टा टी। समझ में आ रहा है क्या? The force required to move it with constant velocity with mass changing is given by the expression v equal to f is equal to v dm by dt। तो मैं यहाँ पे f is equal to डेल्टा p बाई डेल्टा t वाला स्टेटमेंट को सेग्रीगेट करता हूँ दो पार्ट में। एक केस में वेलोसिटी चेंजिंग, मास इज कांस्टेंट, व्हेन मास इज कांस्टेंट फाइनल मोमेंटम इज मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, जिसमें से m कॉमन चला गया तो मिला रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी व्हिच इज एक्सीलरेशन। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन हर वक्त नहीं होता है। इसलिए लॉ में ये नहीं कहा गया है कि whenever an external force acts on a body, the body undergoes acceleration। क्या कहा गया है? It undergoes change in momentum। एक्सीलरेशन होगा नहीं होगा बात अलग है। दूसरे केस में अगर कोई बॉडी का मास बदल रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या है? जीरो। एक्सीलरेशन इज जीरो, स्टिल देयर इज सम फोर्स। देखो
आप कहोगे m is changing, v is constant, m2 is final mass, m1 is initial mass, फाइनल मोमेंटम m2 into v, इनिशियल मोमेंटम m1 into v, डिफरेंस किया, v कॉमन थे, बाहर निकल गया, m2 minus m1 by delta t. Here the body is moving with constant velocity, there is no acceleration, but still there is a force on it. क्या मेरी बात सबको हजम हो रहा है? Is it understood? Yes, sir. Yes. समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो always force is not mass into acceleration. आपके स्कूल में वही पढ़ाएंगे, force is equal to mass into acceleration, खत्म. लेकिन ये नहीं बताएंगे कि ये तब है जब मास कांस्टेंट है, मास बदल रहा है. तो अब फोर्स को रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम तो हरदम कहेंगे, लेकिन मास इनटू एक्सीलरेशन कब कहेंगे और v इनटू डेल्टा m बाय डेल्टा t कब कहेंगे, उसका कंडीशन बदल गया. और यही है आपका एडवांस कोर्स. F इक्वल टू m तो हर कोई जानता है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं अबाउट द यूनिट ऑफ फोर्स. आप जानते हो कि ये डेल्टा p बाय डेल्टा t है. डेल्टा p मतलब चेंज इन मोमेंटम, kg मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इन mk सिस्टम इट इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हिच यू अदरवाइज कॉल एज न्यूटन. क्योंकि न्यूटन निकाले थे तो उनको आधार करके फोर्स का यूनिट को न्यूटन रख दिया गया. ठीक है, अगर उनके वाइफ निकाले होते तब लिखा होता क्या हो गया, न्यूटन्स वाइफ, ऐसे करके. नहीं, वो साइंटिस्ट लोग ऐसे ही करते हैं, जो अपना नाम डालने के लिए कुछ भी ऐसे डाल देते हैं. अच्छा, सीजे सिस्टम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, केजी के जगह लिखेंगे ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकंड की जगह सेकंड, तो जिसको कहते हैं डाइंस. अब 1 न्यूटन इज इक्वल टू में लिखना पसंद किया इसलिए क्योंकि स्कूल वाले पूछ लेते हैं कभी कभार. 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 1 kg कैन बी रिटन एज 1000 ग्राम, 1 मीटर कैन बी रिटन एज 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. 1000 into 100 is 10 to the power 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज कॉल्ड डाइन. सो 1 न्यूटन इज 10 to the power 5 डाइन. ये भी आप लोगों को मालूम है. There is a third unit, the gravitational unit of force. The gravitational unit of force is kg force. ये भी एक यूनिट है. 1 kg force is the weight of 1 kg मास. इसको यूनिट लिया जाता है. 1 kg मास का कितना होगा वेट, 1 into g. g को हम लोग यूजुअली 10 लेते हैं, तो 10 न्यूटन. 1 kg फोर्स इज 10 न्यूटन एंड दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज 10 पावर 5 डाइंस. 10 to the power 10 न्यूटन हो जाएगा 10 to the power 6 डाइंस. समझ में आया क्या? ठीक है, ठीक है. सो यू आर कंसर्न अबाउट द ग्रेविटेशनल यूनिट जो कि केजी फोर्स होता है. मेरे ख्याल से आज की क्लास के लिए इतना थ्योरी काफी है. अब ये थ्योरी को हम लोग यूज करेंगे और ढेर सारे वैरायटी के न्यूमेरिकल देखने की कोशिश करेंगे. आप लोग थोड़ा मेरा मदद करना और कोशिश करना क्वेश्चन को बनाने के लिए. ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg was moving to east with 8 meter per second. Find the magnitude of constant force required to be applied on it for 10 seconds so that it moves to west with 5 meter per second. क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में दिया है, सॉल्यूशन में ऐसा है कि कोई ब्लॉक था जिसका मास 5 kg था. ये 5 kg का मास ईस्ट के तरफ जा रहा था. क्या स्पीड में जा रहा था, 8 मीटर पर सेकंड में जा रहा था. अच्छा, तो आप कहोगे उसका इनिशियल मोमेंटम क्या था. इनिशियल मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. 5 into 8 is 40 kg मीटर पर सेकेंड. और क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो अपनी समझाने के लिए, अपनी समझ के लिए हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 40 kg मीटर पर सेकेंड. बोला क्या फोर्स इसके ऊपर लगाएंगे, कितने समय के लिए लगाएंगे, 10 सेकंड के लिए लगाएंगे. 10 सेकंड के लिए फोर्स लगाएंगे और क्या होगा, ये ब्लॉक जो है उल्टा चलने लगेगा 5 मीटर पर सेकंड में. मतलब फाइनली दिस ब्लॉक इज लाइकली टू मूव विद
5 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ब्लॉक? सेम ब्लॉक। तो क्या है फाइनल मोमेंटम? 5 इंटू 5 हो गया 25। यूनिट तो है केजी मीटर पर सेकेंड। अब आई कैप डालना है। क्या ये इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है? नहीं है, उल्टा है। तो हम कहेंगे -25 आई कैप। पूछा है क्या फोर्स चाहिए? फोर्स क्या है? फोर्स तो होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा है तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू पहले निकालते हैं। फाइनल मोमेंटम क्या था? इट इज -25 आई कैप। इनिशियल मोमेंटम क्या था? -40 आई कैप। कितना टाइम में ये सब सिलसिला हो गया? इन टाइम ऑफ 10 सेकेंड्स। तो क्या आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे? इट इज -65 आई कैप केजी मीटर पर सेकेंड बाई 10। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो तो इट विल कमिंग 65 बाई 10 और 6.5, क्योंकि सारा का सारा एमकेएस यूनिट सिस्टम में है तो यूनिट हो जाएगा 6.5 न्यूटन। क्या सबको समझ में आया? आप पूछोगे सर माइनस साइन कहाँ गया? अरे ये तो डायरेक्शन है। माइनस आई कैप इज इंडिकेटिव ऑफ द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड चाहिए तो 65 बाई 10 और 6.5 न्यूटन। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? किसी को दोबारा चाहिए तो बताएंगे। किसी को दोबारा चाहिए? नहीं चाहिए। किसी को दोबारा चाहिए तो हम बता देंगे, अगर नहीं चाहिए तो बात अलग है। ठीक, let us go for the next question and see. I hope you can try for this question. A block of mass 5 kg, अच्छा वही पुराना वाला ब्लॉक, was moving towards east with 8 मीटर पर सेकंड। बढ़िया इंटरेस्टिंग है, सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन कुछ अलग है इसमें। क्या है? अब हम सीधा सीधा लिखेंगे। इनिशियल मोमेंटम कैसे था? इट वाज 5 इंटू 8 केजी मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे इट इज इक्वल टू 5 इंटू 8 आई कैप केजी मीटर पर सेकेंड। इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यूजुअली हम लोग ऐसे लेते हैं ना एक्स एक्सिस, और ऐसे लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक है। फाइनल मोमेंटम क्या है? फाइनली ये किधर मूव करेगा? दिया गया है इन मैग्नीट्यूड ऑफ कांस्टेंट फोर्स रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन इट फॉर 4 सेकंड्स सो दैट इट मूव्स टू नॉर्थ। अच्छा, ये नॉर्थ की तरफ जाएगा इधर, मतलब वाई कैप जे कैप हो जाएगा। कितना स्पीड में जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड में। 5 इंटू 6 जे कैप केजी मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो क्या बता सकते हो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और एक और इनका वैल्यू डाले तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? द फाइनल मोमेंटम इज कमिंग आउट टू बी, दिया है हमें 30 जे कैप माइनस 40 आई कैप। अच्छा, ये फाइनल मोमेंटम है। अच्छा ठीक है, अगर ये फाइनल मोमेंटम है तो क्या बता सकते हो व्हाट विल चेंज इन मोमेंटम कमिंग आउट टू बी? चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्या आप लोग बता सकते हो? समथिंग आई कैप समथिंग जे कैप, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? 30 का स्क्वायर, याद है कि भूल गए? 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर होल रूट ओवर, है कि नहीं? 50 केजी मीटर पर सेकेंड। हमें तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा है, कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम बाय द टाइम टेकन फॉर इट। टाइम टेकन फॉर इट इज डेल्टा टी विच इज 4 सेकेंड्स। सो 50 बाय 4 इज 12.5 न्यूटन। सो 4 सेकेंड के लिए कौन सा फोर्स अप्लाई करेंगे कि ये नॉर्थ की तरफ जाएगा? द फोर्स रिक्वायर्ड इज 12.5 न्यूटन। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. A ball of 3 kg was thrown vertically up with 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से कोई बॉल को ऊपर फेंका गया
20 मीटर पर सेकंड में 3 kg का बॉल था, तो गया ये बॉल ऊपर ऊपर और ऊपर, वहां से वापस आएगा। जब वो हाईएस्ट पॉइंट में था, व्हाट वाज द वेलोसिटी, व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट, 0। तो आप कहोगे ये कितना सिंपल है, एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज 0, सो मोमेंटम कितना है, मोमेंटम इज ऑल्सो 0। अच्छा, एट हाईएस्ट पॉइंट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम भी पूछा है, लेकिन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को हम क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू फोर्स, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल इज इक्वल टू फोर्स ऑन बॉल। अच्छा, बॉल के ऊपर जो फोर्स आ रहा है, बॉल के ऊपर क्या फोर्स आ रहा है, देखो तो बॉल का मास 3 kg, यस सिंपल है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज 3g और 30 न्यूटन, बस उतना तो बताना था। क्या मेरी बात सबको पकड़ में आया? यस। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन का आंसर बनाइए। ए ब्लॉक ऑफ 6 kg स्लाइडिंग डाउन द स्मूथ इंक्लाइन, फाइंड एट व्हाट रेट इट्स मोमेंटम इज इंक्रीजिंग। किस रेट में इसका मोमेंटम बढ़े जा रहा है, क्या मोमेंटम बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है, क्योंकि फिसलते जाएगा, एक्सीलरेट करेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा। किस रेट में बढ़ रहा है, तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट इक्वल टू द ड्राइविंग फोर्स, जो फोर्स चला रहा है वही है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और क्या बता सकते हो कौन सा फोर्स के चलते ये नीचे आ रहा है हमारा, इधर को जो फोर्स है, यस दैट इज इक्वल टू 6g sin 30, sin 30 तो 1 बाई है, सो इट इज 1/2 है, सो इट इज 30 न्यूटन। सो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक इज 30 न्यूटन। क्या सबको समझ में आया? बस फोर्स बोलने से समझ में आता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बोलने से समझ में नहीं आता। अरे बात एक ही है, दोनों एक चीज है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। A gun fires bullets of mass m each with a speed v at a rate n bullets per second. ठीक है। Find recoiling force on gun. आप देखोगे जब किसी गन को फायर करते हो ना, डुचुम करते तो पीछे की तरफ जोर से धक्का देता है। एरा गेरा आदमी अगर फायर कर लिया पकड़ के, दुश्मन मरे ना मरे वो खुद मरेगा, क्योंकि गन इतना जोर से मारेगा। उसको प्रॉपर्ली पकड़ के कंधे पे से लगा के मारते हैं, ऐसे सामने रख के मारोगे, बुलेट आगे गया, गन पीछे आएगा, फुक करके आपको मारेगा, आप वहीं पे खत्म हो गए। ठीक है ना, बहुत जोर से धक्का देता है। एरे गेरे लोग इसको चलाना मुश्किल है, वैसे तो हेवी होता है। अच्छा क्या दिया है, ए गन फायर बुलेट्स ऑफ मास m each with speed v at a rate of n bullets per second। यहाँ पे कोई गन है, ये गन अभी बुलेट फायर कर रहा है। जब ये बुलेट फायर कर रहा है, कैसे बुलेट्स निकल रहे हैं, m मास की बुलेट निकल रहे हैं। क्या स्पीड में निकल रहे हैं, v स्पीड में निकल रहे हैं। कितने तो निकल रहे हैं, हर सेकंड में n बुलेट्स आर कमिंग आउट। तो पक्का गन के ऊपर डिग 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 पीछे की तरफ रिकॉइल कर रहा होगा। व्हाट इज दैट रिकॉइलिंग फोर्स ऑन द गन, यू आर सपोज्ड टू आंसर। कोशिश करिए। पहले हम सोचेंगे कि अगर गन के ऊपर कोई रिकॉइलिंग फोर्स आएगा तो क्यों आएगा, क्यों आएगा, कौन देगा उसको। बुलेट आगे की तरफ जाएगा तो गन को पीछे की तरफ धक्का देगा। बुलेट के ऊपर गन जितना फोर्स देगा, बुलेट गन के ऊपर उतना ही फोर्स देगा। Force on the gun due to the firing of the bullets is same as, equal to and opposite to force on the bullets due to the gun। है ना, गन बुलेट के ऊपर कितना फोर्स दे रहा है उतना ही फोर्स पा रहा है, जिसको न्यूटन थर्ड लॉ कहते हैं। हम लोग आगे आगे देखने वाले हैं, ठीक है ना। मैं आपको न्यूटन थर्ड लॉ तो नहीं पढ़ाया, have I taught you न्यूटन थर्ड लॉ? नो।
तो न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ाएंगे तो उसमें देखेंगे, थोड़ा बहुत आपको मालूम है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। गन बुलेट के ऊपर जितना फोर्स देगा बुलेट गन के ऊपर उतना ही फोर्स देगा। चलिए देखते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन, डेल्टा पी फॉर वन बुलेट, एक बुलेट को जब वो फायर किया उसका चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ। पहले तो बुलेट चुपचाप बैठा हुआ था, अब निकल गया v वेलोसिटी में, तो चेंज इन मोमेंटम हुआ mv। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, पहले गन के अंदर रेस्ट में था, अब बाहर आ गया v स्पीड में, मोमेंटम हो गया mv, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ mv माइनस 0, दैट इज mv। डेल्टा p फॉर वन बुलेट इज दिस, डेल्टा p फॉर n बुलेट्स, सारे बुलेट के साथ वही है, एक का mv हुआ, n बुलेट का होगा nmv। अच्छा, ये जो चेंज इन मोमेंटम हुआ डेल्टा t, टाइम टेकन टू फायर n बुलेट को फायर करने के लिए जो टाइम लगा वो कितना था, n बुलेट्स आर फायर्ड पर सेकेंड, 1 सेकेंड। अच्छा, तो फोर्स ऑन बुलेट्स, बुलेट्स के ऊपर कितना फोर्स आया, जितना इनका चेंज इन मोमेंटम हुआ, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। बुलेट का चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में n बुलेट निकल गए हैं, चेंज इन मोमेंटम इज nmv। कितना समय में हुआ है 1 सेकेंड में, सो दिस इज द फोर्स ऑन बुलेट्स, बट दैट इज सेम इज द फोर्स ऑन गन। गन के ऊपर क्या फोर्स आएगा, वही nmv। द फोर्स ऑन द रिकॉइलिंग फोर्स ऑन द गन इज गोइंग टू बी nmv। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? Yes, force on the gun will be nmv। अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करिए। A ball of 0.5 kg moving with 10 meter per second strikes a wall normally means perpendicularly and bounces back with 8 meter per second. If it remains in contact, ये t एक तो खा गया, it remains in contact with wall for 0.1 second, find force exerted on wall। ये क्वेश्चन आपको करना है, क्या आप लोग ट्राई करोगे? थोड़ा ट्राई करो, आप लोग कर सकते हो, सिंपल तो है। करना क्या है, आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, बिकॉज दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द फोर्स ऑन द बॉल। जितना फोर्स होगा बॉल के ऊपर उतना ही फोर्स होगा वॉल के ऊपर। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज द रिक्वायर्ड क्वांटिटी यू वांट टू फाइंड आउट, है ना। चलिए करिए, आप कर सकते हो, डू इट नाउ, यू कैन ट्राई इट नाउ। दिया गया है कोई 0.5 kg का बॉल मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकेंड, किसी वॉल को मारा। ये है वो बॉल जो कुछ स्पीड में गया, एक वॉल को मारा, मारने के बाद वापस आया, यही है वो बॉल जो वापस आया। कितना स्पीड में गया था 10 मीटर पर सेकेंड, कितना स्पीड में आया 8 मीटर पर सेकेंड। मास क्या था 0.5 kg, और ये बॉल इसके साथ कांटेक्ट में रहा। कितनी समय के लिए कांटेक्ट में रहा, हम कहेंगे the ball remains in contact with the wall। दिया है क्वेश्चन में 0.1 सेकेंड, डेल्टा t was 0.1 सेकेंड। अब इसमें और क्या रखा है, निकालना है फोर्स, कैसे, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन में देखेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस, फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम वापस आ रहा था इधर, कौन 0.5 kg। उल्टा डायरेक्शन में हम लोग कन्वेंशनली इसको एक्स एक्सिस लेते हैं, तो कहेंगे 0.5 मास इनटू वेलोसिटी, आई के माइनस साइन दी,
है ना। अच्छा, तो ये कितना हो गया, इट इज कमिंग -4 kg मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम इज -4 kg मीटर पर सेकेंड, है ना। इट इज kg मीटर पर सेकेंड। ठीक, और ये जो केस था ये इसके साथ ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ये आपको क्लियरली दूसरा दिखना चाहिए। यस, तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, इनिशियल मोमेंटम was again it was in this direction, so how much it was 0.5 into 10 I cap is equal to 5 I cap kg मीटर पर सेकेंड। ये बात है। तो क्या पूछा है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, इट इज कमिंग आउट टू बी change in momentum is also a vector, it is final minus initial, तो हम कहेंगे -4 I cap -5 I cap -9 I cap kg मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, इट इज कमिंग आउट टू बी 9 kg मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम दिए हैं, कितना समय में ये मोमेंटम बदल गया, लगा तभी ना बदला, कितना समय में आप कहोगे ये बदल गया है कुछ 0.1 सेकेंड में। तो फिर आप कहोगे क्या है फोर्स, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम 9/0.1 इज 90 न्यूटन। सबका बन गया था। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कोई एक कार है, ये कार ऐसा कोई एक रास्ते में जा रहा है। थोड़ा फिगर को ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा फिगर को ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करना। फिगर में कुछ ऐसा दिया है, फिगर में कुछ ऐसा दिया है, ये इधर से गया, ये पॉइंट का नाम है ए, ये पॉइंट का नाम है बी, ये पॉइंट का नाम है सी। थोड़ा एंटायर फिगर को ध्यान से देखिए। कोई कार ऐसा कोई एक रास्ते में सर्कुलर कर्व पाथ में जा रहा था विद कांस्टेंट स्पीड। पूछा है बताओ कार के ऊपर सबसे ज्यादा फोर्स कहां पे आया, ए पे कि बी पे कि सी पे। बिफोर वी डू दिस क्वेश्चन मैं आपको ये क्वेश्चन में लेना चाहूंगा, ये क्वेश्चन करिए फिर उसमें हम वापस चलेंगे। Two similar masses are moving with same speed in two circular paths of radii r and 2r, r and 2r। मतलब यहाँ पे दो सर्कुलर पाथ है, एक तो ये है r रेडियस वाला और दूसरा ये है डबल रेडियस वाला उसका ये। There are two circular paths and the cars of same mass are moving with same speed। ये भी जा रहा है v स्पीड में, ये भी जा रहा है v स्पीड में। इसका रेडियस दिया है r, इसका रेडियस दिया है 2r। पूछा है बताओ फोर्स ऑन व्हिच मास इज मोर। दोनों बराबर स्पीड में घूम रहे, किसी भी समय में दोनों का मोमेंटम बराबर है, दोनों कॉर्ड पाथ में जा रहे हैं, तो क्या उनका मोमेंटम कांस्टेंट है? दे आर मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। डज इट मीन दे आर मूविंग विथ कांस्टेंट मोमेंटम? यस सर, नो? नो, बिकॉज मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और वेलोसिटी बदल रहा है। अच्छा, दोनों का मोमेंटम बराबर हुआ तो क्या हुआ, मोमेंटम बदल रहा है। अब देखना है कि किसका मोमेंटम जल्दी जल्दी बदल रहा है। जिसका मोमेंटम जल्दी जल्दी बदल रहा है उसका रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज मोर। जिसका मोमेंटम जल्दी जल्दी बदल रहा है उसका रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज मोर। देखो तो ये मास इस पोजीशन से इस पोजीशन को आने के लिए ज्यादा समय लेगा कि ये मास इस पोजीशन से इस पोजीशन को आने के लिए ज्यादा समय लेगा। A will take more time or B will take more time to go to diametrically opposite position. Both are moving with same speed. B will take more time. Yes. A को कम समय लगेगा तो
ए का मोमेंटम को उल्टा करने के लिए, मोमेंटम ऐसे था, यहाँ पर आते आते उल्टा हो गया, ए अपना मोमेंटम को उल्टा करने के लिए जितना समय लेता है, बी अपना मोमेंटम को उल्टा करने के लिए काफी ज्यादा समय लेता है। मतलब किसका मोमेंटम जल्दी जल्दी बदल रहा है, ए का कि बी का? ए का। किसके ऊपर ज्यादा फोर्स है, ए और बी? ए। तो हम ये नोटिस किए कि जो छोटा सर्किल में जा रहा है उसका मोमेंटम जल्दी जल्दी बदल रहा है। तो हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन में इसे लिखेंगे, द मास मूविंग इन स्मॉलर सर्किल changes its momentum at a faster rate, very fast वो चेंज कर रहा है। So force on it is more, इसके ऊपर force on this is more, ज्यादा फोर्स आ रहा है जो छोटा सर्किल में जा रहा है। क्या ये बात सबको समझ में आया? Yes. तो फिर अब ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो ये आप बता पाओगे। कोई कार कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, कोई कार कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, ऐसा रास्ते में ऐसा आया, देखो रास्ता कैसा है, ऐसा आया और ऐसा आया, ऐसे करके इधर से गया कार। पूछा है कार अगर कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है उसके ऊपर ज्यादा फोर्स कहां पे आएगा? ऐसा सोचो, कोई कार जा रहा है, लिसन लिसन, कोई कार जा रहा है और उसके सीट पे एक बोतल पानी रखा हुआ है। कहां पे पानी गिरने का ज्यादा चांस है? ए पे की, बी पे की, सी पे की, कहां पे? ए पे। समझ में आ गया ना? ए साथ एज, यहाँ पर सडन चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, जल्दी जल्दी मोमेंटम बदल रहा है, यहाँ पर तो मोमेंटम का डायरेक्शन बदल रहा है। तो शायद आप लोगों को अभी समझ में आ गया, आंसर होगा ए पे द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज मोर। क्यों? वो तो कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, तो क्या हुआ? मोमेंटम का डायरेक्शन बदल रहा है। एट ए लिखेंगे इसको, एट ए द momentum is changing its direction at faster rate, so force on car at A is more। क्या सबको समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। From a heap of rope, one end of rope was pulled with constant horizontal velocity v0 meter per second. Mass of the rope is lambda kg per meter, मतलब 1 मीटर रोप का मास कितना है? lambda kg. Find the force required to continue the motion. सोचिए, यहाँ पे दिया गया है कोई एक हीप ऑफ रोप है। Here is a heap of rope, रस्सी ऐसे रखा गया है, आप एक एंड से पकड़ के रस्सी को खींचने वाले हो हॉरिजॉन्टली, वो भी v0 स्पीड में। ठीक है, रस्सी खींचने लगे आप तो क्या होगा? चलिए पहले देखते हैं कि क्या हो रहा है जब रस्सी को हम खींच रहे हैं। When you pull the rope from one end, let us see what will happen. ठीक है, ऐसे करते हैं। हमें तो फोर्स निकालना है, क्या फोर्स लगा के खींचेंगे? सॉल्यूशन कुछ ऐसा चलेगा, इन डेल्टा टी सेकेंड्स, कुछ डेल्टा टी टाइम दे दी, डेल्टा टी सेकेंड, लेंथ ऑफ रोप कमिंग आउट, कितना
लेंथ का रूप निकल के आएगा। अरे अगर ये v0 स्पीड में खींच रहे हो, डेल्टा टी सेकंड में कितना आएगा? v0 डेल्टा टी। यस, मास ऑफ रोप इन मोशन। अब डेल्टा टी सेकंड में कितना मास का रोप मूव करने लगेगा? जितना इसका मास है, जितना इसका मास है, मतलब कुछ लेंथ निकल के आ गया है आगे। कितना लेंथ निकल के आ गया है? v0 डेल्टा टी। 1 मीटर लेंथ का मास कितना है? लैम्बडा केजी। इतना का मास कितना होगा? इट इज लैम्बडा इंटू v0 इंटू डेल्टा टी। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? आ रहा है क्या? Yes, this is the mass of rope in motion. What is the gain in momentum? ये रोप पहले रेस्ट में था। गेन इन मोमेंटम, गेन इन मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम। कितना हुआ? पहले तो रेस्ट था, अब ये सारा का सारा मास जो निकल गया, बाकी हीप बैठा हुआ है, लेकिन जो निकल गया वही चल रहा है। जो बैठा है वो बैठा है, जो निकल गया वो चल रहा है। क्या स्पीड में? v0 स्पीड में। तो क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। लैम्बडा v0 डेल्टा टी था, मास इंटू वेलोसिटी। दिस इज अ गेन इन मोमेंटम, so that is what you call as the change in momentum. So what is the force required? Delta p by delta t, that is lambda v0 का square डेल्टा t by डेल्टा t। आंसर आया लैम्बडा v0 स्क्वायर। देखो कोई बुद्धिमान बच्ची आंसर दे दी है, इट इज लैम्बडा v0 स्क्वायर। इसका मतलब इसको v0 कांस्टेंट स्पीड में मूव करा रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है। देखो एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, और जो मास निकल के आ रहा है उसका मास धीरे धीरे बढ़े जा रहा है। जो रस्सी निकल के आ रहा है उसका मास बढ़े जा रहा है। मास इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तब भी फोर्स होता है। अब बोलोगे सर ये कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, इसका एक्सीलरेशन जीरो है, फोर्स इज जीरो। नो, फोर्स इज नॉट मास इनटू एक्सीलरेशन, इट इज ए स्पेशल केस। फिर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन कब होता है? व्हेन द मास इज कांस्टेंट। व्हाट यू सी, द मास ऑफ द रोप कमिंग आउट ऑफ द हीप is gradually increasing, momentum is increasing, so there must be some force because momentum is changing. And what is that force? Rate of change in momentum। भैया न्यूटन सेकंड लॉ कह रहा है force is rate of change in momentum, so the force is lambda v0 square। क्या सबको समझ में आया? A block was moving with a momentum of 20 I cap plus 30 J cap kg meter per second. A force 2 I cap minus 4 J cap Newton acts on it for 5 seconds. Find the final momentum of the block। क्या आप में से कोई आंसर बताना चाहेगा? What will be the final momentum? What will be the final momentum? I want the answer in vector form। सारा कुछ वेक्टर फॉर्म में दिया हूँ। Something I cap, something J cap। 30 I cap plus 10 J। 30 I cap plus 10 J cap kg मीटर पर सेकेंड, ऐसा आपका आंसर आ रहा है। और ये आंसर सही है। देखो कैसे निकल रहा है। सॉल्यूशन इज सो सिंपल। वी नो दैट, हम खुद को डिक्लेयर कर देते हैं वी नो दैट। किसको मालूम है हमें आता है कि नहीं आता है? हम ये कभी भी लिख सकते हैं, वी नो दैट। नो वन कैन चेक वेदर यू नो और डोंट नो। यू कैन से फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। और आपको ये भी मालूम है कि चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम minus initial momentum। each change in momentum is force into time। चलिए वैल्यू डालते हैं। हमें पूछा गया है फाइनल मोमेंटम, तो फिर फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम इज गोइंग टू बी, फाइनल मोमेंटम इज गोइंग टू बी हाउ मच? इट इज इनिशियल मोमेंटम। इसको इधर ले लो, इनिशियल मोमेंटम प्लस एफ इंटू डेल्टा टी। हाँ ये तो सिंपल है। इनिशियल मोमेंटम कितना दिया गया है? 20 I cap प्लस 30 J cap प्लस F कितना दिया गया है? 2 I cap
माइनस 4j के मल्टीप्लाई किए डेल्टा टी, कितने समय के लिए? 5 सेकेंड्स। जस्ट मल्टीप्लाई एंड सी द इंटरेस्टिंग रिजल्ट कमिंग। मल्टीप्लाई करो तो आपको चीजें मिल गया फटाफट। मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा आपको कितना? दिस इज कमिंग आउट टू बी, ये हो गया 2 × 5 हो गया 10, 10 आई के प्लस 20 आई के इज 30 आई के, और 30 जे के यहाँ पर माइनस 4 × 5 हो गया माइनस 20 जे के, 30 जे के माइनस 20 जे के इज 10 जे के जी मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिए, एकदम दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ा, है कि नहीं? एकदम दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। ए ब्लॉक was sliding on a rough floor, with momentum, with initial momentum, P0. Its momentum becomes 1/3, its momentum becomes 1/3 or becomes P0/3 in t seconds. Find the frictional force acting on the block. कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, कोई भी कर सकता है। कोई ब्लॉक किसी एक रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे साइड कर रहा था, शुरू में उसका मोमेंटम P0 था, t सेकेंड के बाद उसका मोमेंटम P0/3 हो गया। तो बताओ फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? अब बोलोगे सर फ्रिक्शनल फोर्स तो μmg होता है, ना म्यू दिया है ना m दिया है, कैसे पता करेंगे? लेकिन दिमाग लगाओगे तो आपको मिल जाएगा। कोई बताए आंसर? ब्लॉक was sliding on a rough floor with initial momentum P0. Its momentum becomes P0/3 in t seconds. Find the frictional force acting on the block. थोड़ा लॉजिकल इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कोई ब्लॉक था जो इधर जा रहा था, कुछ समय के बाद ये ब्लॉक का मोमेंटम घट गया क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उल्टा आ रहा था। ये फ्रिक्शनल फोर्स के कारण मोमेंटम घट के हो गया P0/3। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? व्हेन वी टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड, हम इनिशियल माइनस फाइनल कर सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव आएगा तब भी मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम कहेंगे इट इज P0 minus P0/3, दैट इज 2P0/3। और ये सारा चीज हो गया कितने समय में? t सेकेंड में हो गया। तो व्हाट वाज द फोर्स? कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। कितना है? ये तो फ्रिक्शनल फोर्स के चलते हुआ है। इट इज डेल्टा P का मैग्नीट्यूड बाय डेल्टा T। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, 2P0/3t। Okay, now previous class I have given you a question. A truck and a car moving with same speed in opposite directions strike each other. Which one will undergo more change in momentum?
which one will undergo more change in momentum? सोचिए किसका मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा। पहले बताओ, जब दोनों टकराएंगे, ये इसके ऊपर कुछ फोर्स देगा, ये इसके ऊपर कुछ फोर्स देगा, कौन किसके ऊपर ज्यादा फोर्स देगा? इक्वल फोर्स। तो ये हो गया, हम कहेंगे यस, दे एग्जर्ट equal and opposite force onto each other, अच्छा, ट्रक कार के ऊपर जितना फोर्स देगा, कार ट्रक के ऊपर अपोजिट और इक्वल फोर्स देगा। कौन किसके ऊपर ज्यादा समय के लिए फोर्स देगा? ट्रक कार के ऊपर ज्यादा समय, ट्रक कार के ऊपर ज्यादा समय के लिए फोर्स देगा। अरे जब तक कंटैक्ट में तब तक, यस सेम टाइम दे एग्जर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर फॉर सेम टाइम, है कि नहीं? इसका मतलब इसके ऊपर जितना फोर्स आएगा, इसके ऊपर उतना ही फोर्स आएगा, इसके ऊपर जितना समय के लिए आएगा, इसके ऊपर इतना ही समय के लिए आएगा। तो डेल्टा पी जो होता है फोर्स इनटू टाइम, तो हम क्या कहेंगे? डेल्टा पी फॉर देम will have same magnitude। समझ में आया क्या? किसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा? दोनों का बराबर होगा। बोथ विल अंडरगो इक्वल चेंज इन मोमेंटम। इज इट क्लियर नाउ? सबको समझ में आ रहा है? यस। तो बहुत बढ़िया है, आप लोग समझ रहे हो। दे एग्जर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर फॉर सेम टाइम, सो अंडरगो इक्वल एंड अपोजिट चेंज इन मोमेंटम। इसका जितना चेंज इन मोमेंटम होगा, जिस डायरेक्शन में होगा, उसका उतना ही चेंज इन मोमेंटम होगा, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में होगा। ठीक है, खैर आज हम लोग ये देख लिए। नेक्स्ट आई वांट टू स्टार्ट विद सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्क, कि वर्क को हम रख देंगे अगर उस चैप्टर में, तो देखेंगे। देन फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you, sir.